आज का जो हमारा विषय है वो है उपच्य भाव। एक होता है त्रिषडा, एक होता है उपच्य। त्रिषडा कौन से होते हैं? तीन, छह और 11। तीन, छह और 11 जो भाव होता है, हाउस, तीसरा, छठा और 11वां जो हाउस है, इनको बोलते हैं त्रिषडाया। त्रि, तीन, षड, छह, आय यानी कि एकादश। जो आय भाव होता है वो एकादश भाव होता है। तो इसीलिए इनको कहा गया है कि त्रिषड आय, यानी कि तीसरा, छठा और 11वां भाव। तो ये कुंडली में पराशर जी ने इनको बुरे घर कहा है। तीसरा हमारी मेहनत का होता है, छठा बीमारियों का होता है और 11वां घर इच्छाओं का होता है। क्योंकि इच्छाएं व्यक्ति की कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी हो जाती है तो अगली स्टार्ट हो जाती है, वो उसकी इच्छा पूर्ण हुई तो अगली स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया कि जो एकादश भाव है वो इच्छाओं का भाव है, और इच्छाएं किसी व्यक्ति की कभी खत्म ही नहीं होती। कोई एमएलए है वो मंत्री बन जाए, कोई एमपी हो प्रधानमंत्री बन जाए, ठीक है ना। कोई छोटा बिजनेसमैन हो बड़ा बिजनेसमैन की ओर दौड़ेगा। तो इसीलिए जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं हैं जो व्यक्ति को किसी न किसी बंधन के अंदर वो बांध देती हैं। तीसरा, छठा और जो 11वां भाव है इसको त्रिषडाय कहा गया है। क्योंकि जो छठा भाव है वो हमारे रोग, रिपु, ऋण यानी कि षड रिपु का है। 6 शत्रुओं का है। मद, मोह, अहंकार, रिपु, द्वेष, रोग, लड़ाई झगड़े। इसीलिए तीसरे, छठे और 11वें घर को बुरे घर कहा गया है। इनसे जो आगे है वो उपचय भाव है। वो कौन से हैं? 3, 6, 10 और 11 है उपचय भाव। जो उपचय भाव है, उपचय भाव की एक विशेषता है, ये व्यक्ति के जीवन के साथ साथ ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप कोई पौधे का बीज लगाते हैं और समय के साथ साथ वो बढ़ता जाता है, उसी प्रकार जो उपच्य भाव है, उपच्य भाव क्या है? जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाएगी तो उन उपच्य भाव में बैठे हुए जो ग्रह, उपच्य भाव में बैठे हुए ग्रह और वो किन घरों के स्वामी हैं, वो घरों, उस घर से संबंधित चीजें बढ़ती जाएंगी। जैसे यदि दूसरे घर का स्वामी, सेकंड हाउस हमारे धन का होता है, सेकंड हाउस धन का होता है। यदि सेकंड हाउस का स्वामी 3, 6, 10 और 11 है, इनमें से किसी एक घर में बैठ जाता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी उनकी जो धन बढ़ता जाएगा।
पंचमेश यानी कि फिफ्थ लॉर्ड यदि उपच्य भाव में बैठ जाए, उपच्य भाव कौन से? 3, 6, 10 और 11। यदि इनमें बैठ जाए, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाएगी तो व्यक्ति का जो ज्ञान है वो बढ़ता जाएगा। छठे घर का स्वामी, सिक्स्थ लॉर्ड, यदि 3, 6, 10 और 11 भाव में बैठ जाए, जैसे उस व्यक्ति की आयु बढ़ती जाएगी उसके रोग, शत्रु वो बढ़ते जाएंगे, बीमारियां बढ़ती जाएंगी। और कंपटीशन में वो अच्छा हो जाएगा। कुछ भी कंपटीशन देता है, किसी का एग्जाम है, कुछ भी है, तो उनके लिए वो अच्छा रहेगा। लेकिन एक कंडीशन है, यदि उनके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो। शुभ ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा। इनमें से कोई ग्रह यदि उनके उन घर के स्वामी के साथ बैठता है या कोई दृष्टि है, तो फिर उनके बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है। जैसे छठे घर का स्वामी उपच्य भाव में बैठ गया, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में छठे घर का स्वामी बैठ जाता है, तो कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ेगी तो उस व्यक्ति के छठे घर से संबंधित चीजें हैं वो बढ़ती जाएंगी। और छठे घर में क्या है? छठे घर में बीमारियां भी हैं, रिपु भी है, मद भी है, अहंकार भी है और कंपटीशन भी है। अगर उस ग्रह के साथ बुध, शुक्र, गुरु, चंद्र इनमें से कोई एक यानी कि दृष्टि पड़ जाए तो फिर बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है। यदि सातवें घर का स्वामी, यदि सातवें घर का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए, 11वां भाव क्या है? इच्छाओं का है। तो यानी कि ऐसे व्यक्ति के समय के साथ साथ रिलेशन बढ़ सकते हैं, रिलेशन बढ़ सकते हैं। यदि 10वें घर का स्वामी 3, 6, 10 और 11 भाव में बैठ जाए, तो जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाएगी उनका स्टेटस बढ़ता जाएगा। 3, 6 और 11 ये क्या है? ये त्रिषडाए हैं। त्रिषडाए घरों के स्वामी कहीं पर भी यदि अकेले बैठे हैं, किसी ग्रह के साथ नहीं बैठे, 3, 6 और 11 घर के स्वामी यदि कुंडली में अकेले बैठे हैं, किसी ग्रह के साथ नहीं है, तो वो उनकी दशा में अच्छा फल देके जाते हैं। ये कुंडली
देखेंगे। बुध और शनि, मान लीजिए किसी की मेष लगन की कुंडली है। अब इसमें बुध और शनि पंचम भाव में एक साथ बैठे हैं। बुध कहाँ के स्वामी है? बुध थर्ड और सिक्स्थ, तीसरे और छठे घर के स्वामी है। और शनि कहाँ के स्वामी है? एकादश भाव के, 11वें घर के स्वामी, यानी कि 3, 6 और 11 है। ये क्या है? त्रिषडाय है। तो बुध भी इसमें क्या हुआ? त्रिषडाय लॉर्ड हुआ, और शनि भी 11वें घर का स्वामी हुआ। जब बुध की अंतर्दशा या शनि की अंतर्दशा दशा आएगी, तो उस समय इस व्यक्ति को बहुत परेशानियां होंगी। जब बुध या शनि की दशा या अंतर्दशा आएगी, इस व्यक्ति के जीवन में बड़ी परेशानियां होंगी। कौन सी होंगी? पंचम भाव पेट का है, पेट की बीमारियां हो सकती हैं। पंचम भाव संतान का है, संतान संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, हो सकती हैं, होंगी। अगर एक कंडीशन है यहाँ पर, यदि किसी शुभ ग्रह का संबंध ना हो, कुंडली के, चाहे कोई भी कुंडली है, कुंडली के फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ, पहला, पांचवा और नौवा घर के स्वामी शुभ होते हैं। और वो हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति कुंडली का लगन अलग अलग होता है। तो हमने चेक करना है कि उस कुंडली में पहले, पांचवें और नौवें घर के स्वामी कौन है। तो पांचवें और नौवें घर के स्वामी, पंचम सूर्य है, नवम गुरु है, और पहले मंगल है। यदि इन पर सूर्य, गुरु या मंगल की दृष्टि होती है, साथ होते, इस कुंडली के लिए, जो ये कुंडली है, इसको बोलते हैं फंक्शनल मैलेफिक, फंक्शनल बेनिफिट, बेनिफिक। मैलेफिक होता है क्रूर ग्रह, बेनिफिक होता है शुभ ग्रह। मैलेफिक क्रूर ग्रह और बेनिफिक शुभ ग्रह। यदि इस व्यक्ति, अब जो ये कुंडली है, इस कुंडली के लिए दो ग्रह शुभ हैं, सूर्य और गुरु। सूर्य पंचमेश है, गुरु नवमेश है। हर व्यक्ति की कुंडली डेट ऑफ बर्थ और टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। उस लगन के अनुसार पांचवें और नौवें घर का स्वामी शुभ होता है। अगर कहीं न कहीं किसी प्रकार दृष्टि हो या संबंध हो, साथ बैठे हो सूर्य या गुरु, तो फिर इसके जीवन में वो समस्याएं कम हो जाएंगी, जो बुध और शनि के कारण आ रही है। अगर एक और है, एक सूत्र और लिख लेंगे। त्रिषडाय घर के स्वामी, त्रिषडाय कौन? 3, 6 और 11। त्रिषडाय घर के स्वामी यदि उपच्य भाव में हो,
यदि उपचय भाव में हो तो वो शुभ फल देते हैं, वो इतना बुरा फल नहीं देते। यदि त्रिशडाए घर के स्वामी उपच्य भाव में बैठे हों, उपच्य भाव कौन से? 3, 6, 10 और 11 है, 11। तो फिर वो इतना बुरा रिजल्ट नहीं देते। अगर यही ग्रह बुध और शनि यहां पर होते, अब ये क्या है, छठा भाव क्या है हमारा? उपचय भाव है, क्योंकि 3, 6, 10 और 11 क्या है? उपचय भाव हैं। तो यहां पर बुध और शनि इतना बुरा फल नहीं देंगे जितना पंचम भाव में दे रहे हैं। क्योंकि बुरा व्यक्ति बुरे व्यक्ति के साथ बैठकर उसको बुरा नहीं करेगा, उसको मालूम है इसका बुरा करेगा तो ये डबल तेरा बुरा करेगा। तो त्रिशडाया है वो बुरे घर है, उपच्य भाव को बुरा घर कहा जाता है, उपच्य भाव को भी बुरा घर कहा जाता है। लेकिन जब त्रिशडाय के स्वामी उपच्य भाव में बैठेंगे तो बुरा फल नहीं देंगे, उनकी बुराई में कमी आ जाएगी। अगर यही बुध और शनि सातवें घर में होते, सातवां घर तो उपच्य भाव नहीं है, तो जब बुध और शनि इनमें से किसी एक की दशा या अंतर्दशा आती तो उसके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्या हो जाती, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, रिलेशन में समस्याएं, ठीक है, रिलेशन में समस्याएं। अगर ये समझने की है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान। सातवें घर का स्वामी कौन है? सातवें घर का स्वामी शुक्र है। सातवें घर का स्वामी शुक्र है। अब शुक्र चला गया कहा? एकादश भाव में। एकादश भाव क्या है? 11वां भाव क्या है? 11वां जो हाउस है वो इच्छाओं का है, महत्वाकांक्षा का है। तो ऐसा जो व्यक्ति का जो पार्टनर होगा, इस जो ये लगन तो ये है, इसका पार्टनर कौन हुआ? ये, यानी कि पति है तो पत्नी ये हुई, पत्नी है तो पति ये हुआ। तो इसका जो पार्टनर है वो महत्वाकांक्षी होगा, बहुत सारी इच्छाओं वाला होगा। अगर इसके साथ यहां पर बुध बैठ जाए, अगर इस शुक्र के साथ यहां पर बुध बैठ जाए तो क्या होगा? बुध छठे घर का स्वामी है, छठा घर लड़ाई झगड़े का है, 11वां घर इच्छाओं का है। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपने पार्टनर को मारने तक जा सकता है, उसकी हत्या तक कर सकता है।
आप कभी कुंडली में देखना, जब छठे घर का स्वामी और सातवें घर का स्वामी एकादश भाव में हो, तो ऐसे पति या पत्नी के झगड़े होते हो, एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो वो मारने पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि 11वां घर डिजायर का है, इच्छाओं का है। तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि जो इच्छाएं होती है वही तो मोह होता है, तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो लड़ाई झगड़े तक उतर आता है, कोशिश करता है किसी न किसी प्रकार से मेरी इच्छाएं मैं पूरी करूं। अगर यही कॉम्बिनेशन अगर यही कॉम्बिनेशन अगर यही कॉम्बिनेशन नवम भाव में हो जाए, 11वें घर के स्वामी कौन है? शनि है। छठे घर के स्वामी कौन है? बुध है। 11वां घर इच्छाओं का है, छठा घर झगड़े का है, और 9वां घर क्या है? पिता का है, गुरु का है। ऐसा व्यक्ति अपने गुरु के साथ, अपने पिता के साथ चीटिंग कर सकता है, उसको मारने के लिए प्रयास कर सकता है, लड़ाई झगड़े कर सकता है। हम देखते हैं कि पिता के साथ झगड़े हो जाते हैं, कोई गुरु है, गुरु के पीछे से उसकी चर्चा करनी, उसके बारे में गलत बोलना, कोई षड्यंत्र करना। तो कब होता है? जब कुंडली में ऐसा योग बनता है। अगर यही योग फोर्थ हाउस में बन जाए, अगर यही योग 11वें घर का स्वामी और छठे घर का स्वामी चौथे घर में हो, 11वें घर का स्वामी और छठे घर का स्वामी फोर्थ हाउस में हो, चौथे घर में हो, तो माता के साथ झगड़े करेगा, माता के साथ मतलब कि वो मार पिटाई या मतलब उसके साथ उसके विचार नहीं मिलेंगे। और चौथा घर प्रॉपर्टी का भी होता है, चौथा घर प्रॉपर्टी का भी होता है। यदि 11वें घर का स्वामी और छठे घर का स्वामी चौथे घर में बैठा हो, दोनों 11वें का और छठे का, ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट केस तक पहुंच जाता है, अदालती झगड़े हो जाते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, यदि शुभ ग्रह का प्रभाव है, शुभ ग्रह की दृष्टि है या साथ में बैठा हुआ है, तब उनके बुरे प्रभाव में कमी आ जाए। झगड़े तो होंगे लेकिन इतने नहीं होंगे कि वो मार पिटाई तक चले जाए, तो उनके प्रभाव में कमी आ जाएगी। फोर्थ हाउस में व्यक्ति अपने मौज मस्ती के लिए, अपने कंफर्ट के लिए या अपने प्रॉपर्टी के लिए वो झगड़े करने शुरू कर देता है। ये जो कॉम्बिनेशन में आपको लिखवा रहा हूं, कोई ऐसे कॉम्बिनेशन ऐसी कुंडली में आए तो आप उससे पूछ सकते हैं कि वे आप प्रॉपर्टी के लिए आपको झगड़े हुए हैं क्या? अगर नवम भाव में पिता के साथ झगड़े कुछ चले हुए हैं क्या? सेवंथ लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड 11th हाउस में तो पति पत्नी के साथ झगड़े।
अगर यही संबंध बन जाए सिक्स्थ हाउस के स्वामी और 11th हाउस के स्वामी का सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस हमारे परिवार का है, धन का है, तो व्यक्ति धन के लिए लड़ाई झगड़े करेगा। यदि छठे या 11वें घर का स्वामी सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस धन का है, परिवार का है, परिवार के कारण या परिवार के साथ झगड़े, और यदि 11वें भाव का स्वामी 7वें हाउस में हो, यदि 11वें भाव का स्वामी 7th हाउस में हो, तो अपोजिट, जैसे मेल है फीमेल के साथ, फीमेल है तो मेल के साथ आकर्षण हो जाता है, यानी कि मेल फीमेल की तरफ, फीमेल मेल की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इसका जो सार निकल के आया कि त्रिषडाया घरों के स्वामी यदि उपच्य भाव में हैं तो बुरा फल नहीं देंगे, किसी और भाव में है तो वो बुरे प्रभाव देते हैं। तीसरे, छठे और 11वें घर के स्वामी यदि 3, 6, 10 और 11वें भाव में है तो वहां बुरा फल नहीं देते। और एक सूत्र मैंने आपको पहले लिखवाया है, तीसरे, छठे और 11वें यानी कि त्रिषडाया घरों के स्वामी यदि अकेले बैठे हैं तो वो अच्छा फल देते हैं। मतलब किसी भी भाव में बैठेंगे। हाँ, किसी भाव में बैठे हो लेकिन उपच्य भाव में। ठीक। अब जैसे ये कुंडली है, ये है शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं। अब इस कुंडली में चंद्रमा कहाँ के स्वामी हैं? तीसरे घर पे। तीसरे घर के स्वामी हैं। और शुक्र कहाँ के हैं? छठे घर पे। और लगन पे भी। लगन के। तो शुक्र की जो अंतर्दशा आएगी तो कैसी रहेगी? चंद्रमा के गुण इसमें आ गए जी, और चंद्रमा इसमें आगे त्रिशडाय भी है जी। इशडाई भी है, ठीक है। हाँ। लेकिन
शुक्र लग्नेश भी है। हमने कहा कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश शुभ होते हैं। तो इसमें लग्नेश के ज्यादा प्रभाव आएंगे या छठे घर के ज्यादा प्रभाव आएंगे? क्योंकि शुक्र लग्नेश भी है और षष्ठेश भी है। तो जो शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो उसमें छठे के ज्यादा प्रभाव आएंगे या पहले घर के ज्यादा रिजल्ट आएंगे? ये आप लिख लो। पहले भी आपको लिखवाया हुआ है ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि। ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि पहले लिखेंगे सूर्य। सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि है वो सिंह है। सूर्य की सिंह है। चंद्रमा वृष, मंगल मेष, बुध कन्या, गुरु धनु, शुक्र तुला, शनि कुंभ। अब यहां क्या हुआ? यहां पर शुक्र जो वीनस हैं वो पहले और छठे घर के स्वामी हैं। ये सूत्र लिख लो। जब भी कोई ग्रह, जब भी किसी ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो, जब भी किसी ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो और वह दो राशियों के स्वामी हो, यानी कि दो भावों के स्वामी हो, उस स्थिति में जहां पर मूल त्रिकोण राशि है, जहां पर मूल त्रिकोण राशि है उस भाव के ज्यादा परिणाम आएंगे। तो शुक्र की अंतरदशा या महादशा में छठे घर के ज्यादा प्रभाव आएंगे, क्योंकि शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो तुला है। ठीक है। तो यानी कि जी सर। शुक्र की अंतरदशा में ये व्यक्ति बीमार होगा, बेड रिडन होगा। छठा घर बीमारियों का है, कोर्ट केस का है। तो यानी कि जब ग्रह दो घरों का स्वामी हो और हमारे पास ये एक स्थिति आ जाए कौन से घर के ज्यादा प्रभाव आएंगे, तो आपने चेक करना है कि उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कौन से घर में है। तो जिस घर में है उस घर के प्रभाव ज्यादा आएंगे। आगे कुंडली बनाएंगे तुला लगन की। यहां होगी, देखते हैं। तुला लगन की कुंडली
अगर मैं यहां पर गुरु को लिख देता हूं, इस कुंडली में गुरु कहाँ कहाँ के स्वामी, किन किन घरों के स्वामी हुए? तीसरे और छठे के। तीसरे और छठे घर के स्वामी हुए। तो सातवें घर पर दृष्टि हुई गुरु की। ठीक है। और गुरु इस कुंडली में अशुभ हो गया। ये कुंडली है तुला लगन की। इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह कौन से हुए? फंक्शनल शुभ। फंक्शनल शुभ बोलते हैं, एक तो होते हैं शुभ, एक होते हैं नैसर्गिक शुभ ग्रह, यानी कि जो फिक्स हैं, जो प्राकृतिक रूप से, जो नेचुरली शुभ हैं। वो कौन से हैं? शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा। वो हमारे नैसर्गिक शुभ ग्रह कहे गए हैं। फंक्शनल होते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग। जो कुंडली होगी उस कुंडली के अनुसार, उस कुंडली के अनुसार शुभ और अशुभ। अब ये तुला लगन की कुंडली है, तो इसके लिए जो शुभ ग्रह हुए वो पांचवें और नौवें घर के स्वामी हुए। पांचवा घर कौन सा है? शनि। पांचवें घर में कौन है? कुंभ राशि है, तो कुंभ के स्वामी शनि है। नाइन्थ हाउस में मिथुन राशि है, इनके स्वामी बुध है। तो तुला लगन की कुंडली के लिए शनि और बुध शुभ हुए। और जो गुरु है, गुरु स्वामी है तीसरे और छठे घर के स्वामी है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है कहाँ पे? सातवें घर में। हमने आपको पहले सिखाया था भाई, जिस घर में कोई ग्रह नहीं हो, वो घर खाली हो, उसके ऊपर जो जिस ग्रह की दृष्टि पड़ेगी उसका प्रभाव ज्यादा होगा। तो इसमें गुरु की अंतरदशा में कौन से घर के प्रभाव ज्यादा आएंगे? गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कौन सी है? धनु है। धनु राशि। तीसरे घर के ज्यादा रिजल्ट आएंगे। तीसरा घर क्या है? तीसरा घर त्रिषडाया है। और त्रिषडाए घरों के स्वामी की जब अंतरदशा आती है तो बुरा परिणाम लेके आती है। अगर इसमें यही दिक्कत क्यों है जी, मतलब तीसरे वर्ष में मतलब के किस किस चीज से मतलब दिक्कत होगी जी इसमें, अगर जैसे देखा जाओ आठवां तो। घर है, जैसे आठवां घर है, ठीक है। हाँ जी। आठवां घर होता है परेशानियों का। इसके बारे में पता है? हाँ जी। हाँ जी। तो जो वैदिक ज्योतिष है, जो पाराशरी ज्योतिष है, उसमें एक नियम होता है भवत भवम। जो घर की संख्या है उससे उतनी संख्या आगे चले तो वो घर उससे ज्यादा प्रभाव देता है। जैसे आठवां घर परेशानियों का है, आठवें से आठवां कौन सा हुआ? थर्ड हाउस हुआ। आठवें से ये हुआ सेकंड हाउस हुआ, ठीक है। नहीं, थर्ड हाउस। आठवें से आठवां हाँ तीसरा हो गया। थर्ड हुआ। तो आठवें घर से भी ज्यादा परेशानी कौन देगा? थर्ड हाउस देगा। जैसे टेंथ हाउस है, टेंथ हाउस क्या होता है हमारा? पद प्राप्ति का होता है, स्टेटस का होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का होता है। जब भी कोई पद प्राप्ति होती है, कोई प्रमोशन होती है, तो 10 में से 10वां कौन सा हुआ? 7, 8, 9, 10। सातवें घर में बैठे हुए ग्रह व्यक्ति को पद प्राप्ति देते हैं।
सेकंड हाउस धन का है, सेकंड है, दो है, और मैं यहां से गिनती करूं एक दो, तो इस सेकंड का, सेकंड कौन सा हुआ? थर्ड हाउस। यानी कि ये नियम है कुंडली में, पराशर जो नियम है, भवत भवम, जो घर है, घर की जो संख्या है, उसे आगे इतने और आगे चलेंगे तो उसकी वो, उसके रिजल्ट वो देगा। जैसे नाइन्थ हाउस है, यदि नाइन्थ से नाइन्थ गिने, पंचम भाव हुआ, सात आठ नौ, तो नौवें के जो रिजल्ट आएंगे, इससे ज्यादा रिजल्ट कौन देगा? पंचम हाउस देगा। तो इसीलिए थर्ड हाउस को परेशानियों का घर भी कहा गया। मेहनत का है, पराक्रम का है, प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। थर्ड हाउस संघर्ष का है। और जैसे गुरु की दृष्टि सातवें घर पे है, सातवां घर दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का है। इस व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन के अंदर संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि गुरु थर्ड हाउस का स्वामी है, और गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? धन। तो गुरु की दशा या अंतरदशा में इस व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी, उसको संघर्ष करना पड़ेगा अपने रिश्तों को संभालने के लिए। अब समझ में आया? ठीक है। वैसे ये हम ऐसे को देख सकते हैं। आगे यानी कि किसी भी ग्रह की जो दो राशियां हैं, वो दो घरों के स्वामी होंगे। जिस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है, और वो मूल त्रिकोण राशि कौन से घर में बैठी है, तो उस ग्रह की दशा या अंतरदशा में उस घर के ज्यादा प्रभाव आएंगे। ठीक है। आगे एक कुंडली देखते हैं। तो ये बुध है। बुध कहाँ के स्वामी है? तीसरे तीसरे सतह के। और छठे। बुध की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? कन्या राशि। कन्या राशि। तो बुध की अंतरदशा में इनको प्रभाव तीसरे के भी आएंगे, हम्म, रिजल्ट तीसरे के भी आएंगे, लेकिन ज्यादा किसके आएंगे? छठे घर के। हम्म, और ठीक। जैसे आपको बताता हूं, मान लीजिए यहां पर हम गुरु की दशा या अंतरदशा आती है, तो गुरु कौन कौन से घरों के स्वामी हैं? नाइन्थ और ट्वेल्थ। नाइन्थ और ट्वेल्थ। तो 12वें घर के स्वामी भी हैं और 9वें घर के स्वामी भी हैं। 12वां घर क्या है? लॉस का है। 12वां घर लॉस का है। 12वां घर खर्चे का है। यानी कि वैवाहिक जीवन में लॉस, यानी कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें, समस्या। 12वां घर हो गया ना, 12वें घर का स्वामी आ गया। लेकिन गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है, वो कौन सी है? धनु है। तो प्रभाव
12वें घर के भी आएंगे, लेकिन ज्यादा जो प्रभावी रहेगा वो 9th हाउस रहेगा। यानी कि व्यापार में भाग्य साथ देगा, या विवाह में भाग्य साथ देगा, या विवाह के बाद भाग्य में वृद्धि होगी। अगर शादी हो चुकी है तो शादी के बाद भाग्य वृद्धि होगी। शादी हो चुकी है, कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी, भाग्य का उसका सहयोग मिलेगा। लेकिन हम 12वें घर को इग्नोर नहीं कर सकते, वहां थोड़ी दिखती आएंगी, लेकिन फिर भी 9th हाउस उसको बचा लेगा। 9th हाउस के ज्यादा प्रभाव रहेंगे। हम्म। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं हाँ यहाँ जी। तक? ना जी, सही है। और उपाय लिखो इनका। जब कभी तीसरे, छठे और 11वें घर के स्वामी की दशा या अंतर्दशा हो। जब कभी तीसरे, छठे, 11वें घर के स्वामी की दशा या अंतर्दशा हो, उस समय आपने उपाय के लिए क्या करना है? नारायण कवच या विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का जाप करना है। ठीक है, एक और लिखो रूल। त्रिषडाय घरों के स्वामी, त्रिषडाय घरों के स्वामी यदि उपचय भाव में बैठे, त्रिषडाय घरों के स्वामी यदि उपचय भाव में बैठे, तो वह उनकी दशा या अंतर्दशा में, तो वह उनकी दशा या अंतर्दशा में व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से परेशानी देंगे। जब त्रिसड़ाए घरों के स्वामी उपचय भाव में बैठे हों तो व्यक्तिगत रूप से परेशानी देंगे, लेकिन भौतिक रूप में, भौतिक रूप में समृद्धि देंगे। भौतिक रूप में समृद्धि देंगे। कैसे? एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। इस कुंडली में जो शनि है वो 11वें घर के स्वामी है। 11वां घर क्या है? उपचय भाव भी है और त्रिषडाया भी है। यानी कि त्रिषडाया का स्वामी उपचय भाव में आ गया। मैंने क्या लिखवाया आपको? भाई जब कभी त्रिषडाय के स्वामी उपचय भाव में बैठेंगे तो वो व्यक्तिगत रूप से तो परेशानी देंगे, लेकिन भौतिक रूप से वो समृद्धि देंगे।
11वें घर का स्वामी 10th हाउस में है। 10th हाउस क्या है हमारा? 10th हाउस हमारे मान सम्मान का है, प्रतिष्ठा का है, यश का है, गवर्नमेंट से लाभ का है। तो जब शनि की अंतर्दशा आएगी, इनको गवर्नमेंट से लाभ होगा, पद प्राप्ति होगी, स्टेटस बढ़ेगा। लेकिन सामने दृष्टि किन पे है? 4th हाउस में है। 4th हाउस क्या है? परिवार का है, मानसिक शांति का है, घर का है। घर के अंदर मानसिक शांति नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। एक तरफ क्या होगा? स्टेटस मिलेगा, पद प्राप्ति होगी, गवर्नमेंट से लाभ होगा। ये क्या है? ये भौतिक चीजें हैं। लेकिन व्यक्तिगत लेवल पर क्या होगा? उसके परिवार के अंदर झगड़े रहेंगे, मानसिक शांति नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि शनि त्रिशडाया का स्वामी है। तो त्रिशडाया के स्वामी जब उनकी दशा या अंतरदशा आती है तो वो भौतिक तो समृद्धि देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत लेवल पर वो परेशानी देते हैं। जैसे अगर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए सर, फिर जी? फिर उसके प्रभाव में कमी आ जाती है, फिर वो ठीक। परेशान नहीं करेगा। ठीक। तो ये है, बुध है। बुध तीसरे और छठे घर का स्वामी है। छठा घर क्या है? कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े। थर्ड हाउस क्या है? फ्रेंचाइजी, डॉक्यूमेंटेशन, छोटी छोटी यात्राएं या डॉक्यूमेंट है, कोई भी काम। तो हो सकता है कि इस दौरान आपका मकान बन जाए। तो चौथा घर क्या है? मकान का भी है, प्रॉपर्टी का भी है। जैसे ही बुध बैठेगा 4th हाउस के अंदर, जिस घर में, ये आप ध्यान रखना, जिस भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा होगी और वो ग्रह जिन जिन घरों का स्वामी होगा और जिस घर में बैठेगा, वो तीनों घर एक्टिव हो जाएंगे। उन तीनों घरों के रिजल्ट मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके पास इस समय आता है और उनका बुध बैठा हुआ है 4थे हाउस के अंदर, और वो आपसे कहता है क्या मेरा कोई इस समय प्रॉपर्टी, मकान, वाहन कुछ मुझे मिल सकता है, तो आप कह सकते हैं कि आपको मकान, वाहन, प्रॉपर्टी समय अंतर समय मिल सकते हैं। ये तो भौतिक हुआ, ठीक है। लेकिन त्रिषडाय स्वामी है। 4th हाउस क्या है? माता का भी है, मानसिक शांति का भी है। माता बीमार हो सकती है इस दौरान। क्यों हो सकती है? क्योंकि बुध छठे घर का स्वामी और 3rd हाउस का स्वामी भी है। मानसिक शांति भंग हो सकती है, परिवार के अंदर झगड़े हो सकते हैं, लेकिन जमीन मिल सकती है। एक और सूत्र लिख लें आप। कुंडली में जब छठे घर का स्वामी 4th हाउस में बैठे, कुंडली में जब छठे घर का स्वामी यानी कि 6th लॉर्ड प्लेस्ड इन 4th हाउस, चौथे घर में बैठे, और उस ग्रह की जब दशा या अंतर्दशा हो, और उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो,
और आप कोई वाहन, मकान या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और आप कोई मकान, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो कोशिश आप ये कीजिए कि आपने उसको एक साथ सारे पैसे नहीं देने जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। उसको एक साथ सारे पैसे नहीं देने, आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। चाहे आपके घर सारे के सारे पैसे रखें, तब भी नहीं देने। और कोशिश करें कि लोन पर पैसा लेकर वो जमीन खरीदें। लोन पर पैसा लेकर वो जमीन खरीदें। अगर आप एक साथ सारे पैसे दे देते हो तो उस प्रॉपर्टी के अंदर कोर्ट केस या लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। हाँ सुनील जी, ये बात समझ में आई? जी जी क्या सर। कहा? यदि छठे घर का एक स्वामी साथ। जी। चौथे घर में बैठा हो, चौथे हाउस में। तो हाँ व्यक्ति जी। कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदे तो खरीदने वाले को सारे पैसे एक साथ नहीं देने, नहीं देंगे। इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, या फिर कोशिश करें कि लोन लेकर वो जमीन खरीदें। यदि आपके जी पास सारा का सारा पैसा घर पे रखा हुआ है, मतलब आपने 20 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी और 20 लाख का जुगाड़ आपके पास है घर पर, फिर भी आपने एक साथ नहीं देना, तो उस प्रॉपर्टी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है? ये उपच्य भाव और त्रिषडाय। डॉय। एक और लिख लेंगे सूत्र। कुंडली में मार्क भाव कौन से होते हैं सुनील जी? जी सर। कुंडली में मार्क भाव कौन से होते हैं, जिसको मार्केस बोलते हैं? जान लीजिए। विपुल? दूसरा और सातवां जी। दूसरा और सातवें घर को मार्क भाव कहा जाता है। मैंने आपको पहले लिखवाए हैं, इसके मैंने उपाय भी लिखवाए हैं। लिखो है। दूसरे और सातवें घर के स्वामी को मार्केस कहा जाता है। ये मैंने आपको लिखवाया है पहले। यदि दूसरे सातवें और घर के स्वामी की दशा या अंतर्दशा हो, या इन घरों में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो, तो उस स्थिति में आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आप देखते हैं कि उनकी कुंडली में उस समय सातवें और सेकंड हाउस और दूसरे घर के स्वामी की दशा या अंतर्दशा है, या उन घरों में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर्दशा है, और व्यक्ति परेशान है, बीमार है, आर्थिक रूप से मानसिक रूप से बीमार, आर्थिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से जी। परेशान है, या बीमार है, तो आपने केवल उनको एक ही उपाय बताना है। वो क्या है? महामृत्युंजय मंत्र का जाप। जो त्रिषडाया घर के स्वामी हैं, या उन घरों में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर्दशा आती है, तो उसका उपाय क्या बताया? नारायण कवच या विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र।
यदि वो लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, यदि त्रिषडाय का संबंध, यदि त्रिषडाय घरों के स्वामी का संबंध, यदि त्रिषडाय घरों के स्वामी का संबंध मार्केस से हो जाए, मार्केस के साथ बैठ जाए, और शुभ ग्रह का संबंध ना हो, और शुभ ग्रह का संबंध ना हो, तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होते ही। ये कुंडली है, इस कुंडली में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? दूसरे और सातवें घर के स्वामी, सेकंड एंड सेवंथ लॉर्ड। तो सेकंड और सेवंथ क्या है हमारा? मार्केस है, मार्क भाव है ना। सेकंड और सेवंथ मार्क भाव है, और उनके जो स्वामी हैं वो क्या बोलेंगे? उनको मार्केस बोलेंगे। तो शुक्र क्या है इनके अंदर? मार्केस है, क्योंकि शुक्र दूसरे और सातवें घर का स्वामी है। साथ में कौन है? बुध। बुध कहाँ के स्वामी है? 3 और 6 घर के स्वामी है। तीसरा छठा घर क्या हुए? त्रिषडाई। अब ये देखो, इस व्यक्ति के जीवन में कितने परेशानियां शुरू हो जाएंगी। एक तो मार्केस है, बड़ी बात तो ये, साथ में त्रिषडाई लॉर्ड का संबंध हो गया। यानी कि जब शुक्र या बुध की दशा या अंतरदशा आएगी, तो इस व्यक्ति के जीवन में पेट संबंधी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो पंचम भाव पेट का बीमारी हो जाएंगी, या संतान से संबंधित कोई समस्या हो जाएगी। यदि देखो, मतलब बुध और शुक्र क्या है? शुभ ग्रह भी हैं। बुध और शुक्र शुभ ग्रह भी हैं, लेकिन मार्केश भी हैं, और त्रिषडाय भी हैं। अगर इनके ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाए, गुरु का संबंध आ जाए, तो फिर क्या होगा? समस्याओं में कमी आ जाएगी, उतना उसके ऊपर समस्याएं नहीं आएंगी। अब बुध और शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ हैं, लेकिन इस कुंडली के लिए अशुभ हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इसके लिए शुभ कौन सा है? सूर्य और गुरु। इसको बोलते हैं तत्कालीन शुभ और अशुभ। अब हमने पढ़ा है ग्रहों के मित्र और शत्रु ग्रह, पढ़े ना? एक होते तत्कालीन शत्रु और मित्र। कुंडली की जब दशा या अंतर्दशा चलती है, उस समय उसके शत्रु मित्र चेंज हो जाते हैं। जैसे बुध के शत्रु कौन है? मंगल है। चंद्रमा और सूर्य के शत्रु राहु है,
केतु है तो नैसर्गिक है, लेकिन कुंडली के अनुसार जब दशा या अंतरदशा आती है तो वो शत्रु चेंज हो जाते हैं। उसको बोलते हैं तत्कालीन मैत्री, तत्कालीन शत्रुता। वो ज्यादा वो नहीं है, सिंपल है, बता दो कैसे देखते हैं उसको, तो कल बताएंगे फिर। वो आसान है ज्यादा, वो उसके अंदर हम पता हो हमें सभी सूत्रों का, सभी टेक्निक का हमें जानकारी हो, और कौन सी यूज करते हैं, कौन सी हमें ज्यादा प्रिडिक्शन देती है, हमारी ज्यादा वो फलादेश करते हो, अलग बात है, वो आप कौन सा यूज करते हैं। लेकिन हमें जानकारी सभी हो, युद्ध क्षेत्र में आप जाएं तो आपको हर प्रकार के हथियार का ज्ञान होना चाहिए, जो टाइम पे काम आएगा वही अच्छा होता है। ठीक है जी। आज हमारा त्रिषडाय और उपच्य भाव के बारे में क्लास हुई। कल हम बात करेंगे विपरीत राजयोग, राशि परिवर्तन राजयोग, नीच भंग राजयोग। ठीक है, जैसे एक सिंपल कहता हूँ कुंडली आपको एक में। इस व्यक्ति का मेरे पास प्रश्न आया कि हमने प्लॉट लेना है, अब प्लॉट के योग हैं, ले ठीक रहेगा या कैसा रहेगा। तो कुंडली को, ज्योतिष को आपने कंफ्यूजन में नहीं रखना, सिंपल स्ट्रेट आराम से। जितना सिंपल रखोगे उतना ही प्रेडिक्शन, उतने फलादेश अच्छा रहेगा। तो हमें पता है कि ये प्लॉट मकान की बात कर रहे हैं। हमें एक बात पता है कि प्लॉट, मकान और वाहन चौथे घर से देखते हैं, पता है। फोर्थ हाउस से मकान, वाहन और प्लॉट देखा जाता है। अब वो दशा या अंतरदशा के अंदर, या तो फोर्थ हाउस के स्वामी की दशा या अंतरदशा हो, या उस में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतरदशा हो, या फिर चौथे घर का स्वामी जिस ग्रह के साथ बैठा है उसकी दशा या अंतरदशा हो। ठीक है जी। और जैसे कुंडली है, देखो ये, इस कुंडली में चौथे घर के स्वामी कौन है? गुरु है। यदि गुरु की दशा या अंतरदशा होगी तो चौथा जो घर है वो एक्टिव हो जाएगा, या फिर चौथे हाउस में कोई ग्रह बैठा उसकी दशा या अंतरदशा हो। अब ये खाली है, इनको शुक्र, बुध और सूर्य ये देख रहे हैं। कोई घर जब खाली होता है और जो ग्रह उसको देख रहे हैं, उन ग्रहों का उस खाली घर के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। या फिर इनमें शुक्र, बुध या सूर्य की दशा अंतरदशा हो, तब भी हम कह सकते हैं कि फोर्थ हाउस एक्टिव हो गया। तो जब उन्हें देखा दशा किनकी है, अब दशा है इनकी सूर्य की, और अंतरदशा है शुक्र की। शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं? 10th हाउस में। ठीक है रमेश जी। हाँ जी। 10th हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं, यानी कि शुक्र की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? चौथे घर पर। चौथा घर एक्टिव हो गया, तो कह सकते हैं कि शुक्र की अंतरदशा में आपको
चौथे घर के रिजल्ट आएंगे। लेकिन हमने कहाँ तक देखना है? हमने देखना प्रत्यंतर दशा तक। व्यक्ति कहते हैं मुझे अभी 1-2 महीने में देखना है, जो बताओ 2 महीने में कुछ ऐसा हो सकता है क्या? तो वो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रत्यंतर दशा में। प्रत्यंतर चला हुआ इनका राहु का। राहु कहाँ है? 7th हाउस में। अगर ये व्यक्ति आपके पास आता है तो फिर आप क्या कहेंगे? सातवां घर पार्टनरशिप का है, सातवां घर समझौते का है। अब उसमें राहु बैठे हुए हैं। राहु क्या है? भ्रमित करते हैं, धोखा दे सकते हैं। तो मैं उनको कहा भाई जब तक राहु की अंतर्दशा है तब तक आप प्लॉट के बारे में ना सोचें और किसी को पैसे ना दें। अगर फिर भी आपको लगता है कि जो प्लॉट मैंने देख रखा है वो मुझे पसंद है तो थोड़े बहुत आप पैसे दे सकते हैं। वो सिर्फ किस लिए? भाई आपको लगता है भाई हाँ मुझे पसंद है, इतने दें अगर कुछ हो जाता है तो आप उसको अफोर्ड कर सको, उतना आप संभाल सको। क्योंकि राहु की अंतर्दशा में कोई ना कोई उसके साथ धोखा भी हो सकता है। राहु की अंतर्दशा के बाद गुरु की अंतर्दशा आएगी 7वें महीने के बाद। 10/7/2024 के बाद गुरु की अंतर्दशा आएगी, फिर आप ये प्लॉट खरीद सकते हैं। क्योंकि गुरु साथ में चौथे घर के स्वामी भी हैं। ठीक है जी। तो हमने हाँ जी, हाँ जी। सिंपल ऐसे रखना है। अगर और आगे बढ़ना है और सूक्ष्मता में जाना है तो चौथे घर को सूक्ष्म रूप से देखने के लिए चतुर्थांश कुंडली देखनी चाहिए, D4। D4 में राहु कहाँ बैठे हुए हैं? 4th हाउस में बैठे हुए हैं। केंद्र बैठे हैं, ठीक बैठे हैं, शुभ बैठे हैं। लेकिन कहाँ बैठे हैं? चौथे घर में बैठे हैं। चौथा घर क्या? जमीन का है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या? किसी की दृष्टि नहीं है। बुध है, बुध तो वक्री है, वक्री का तो उल्ट और वो एक्टिव हो जाता है, वो की पावरफुल हो जाता है। तो राहु यहां पर भी कुछ संकेत कर रहा है। तो इसीलिए हमने सिंपल और स्ट्रेट रखना है। जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास कुंडली दिखाने के लिए आता है तो सबसे पहले आपको ये जानकारी हो ये किस घर के बारे में बात कर रहा है। फिर हम देखेंगे कि क्या वो अंतर्दशा उस घर के स्वामी की है या उस घर में बैठे हुए ग्रह की है या कोई दृष्टि डाल रहा है उसकी है। फिर हम उनको बता सकते हैं कि आपका काम होगा या नहीं होगा। आगे अष्टक वर्ग चलेगा, उसमें और क्लियरिटी हो जाएगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो कौन से महीने में वो आपको अप्लाई करने चाहिए, कौन से महीने आपको वो सफल होंगे। तो वो आगे अष्टक वर्ग में हम करेंगे। ठीक है जी। आज के सेशन में कोई डाउट है तो बता सकते हैं। किसी भी प्रकार का। विपुल कहाँ चला गया भाई? हाँ जी, हाँ जी सर जी। लाइट ऑफ कर दी क्या? हाँ कैमरा जी, हाँ बंद जी, कर हाँ दिया जी। आपने?